हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर एकेडमी। आज हम क्लास 10th के हिंदी क्षितिज का पाठ 12 लखनवी अंदाज पढ़ने वाले हैं। लखनवी अंदाज यशपाल ने लिखी है। सबसे पहले हम इसके लेखक के बारे में जानेंगे। यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज में उन्होंने बीए किया। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा में जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उनके कहानी संग्रह में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वाह-दुल्हिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनका झूठ सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उनकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। तो यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। फिरोजपुर नाम जो जगह है पंजाब के अंदर, उधर की छावनी में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करी और फिर लाहौर में नेशनल कॉलेज में उन्होंने बीए किया था। वहाँ पे वो भगत सिंह और सुखदेव से मिले थे और उन्होंने क्रांतिकारी में भाग लेने की वजह से उन्हें एक बार जेल भी जाना पड़ा था और उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई थी। यशपाल की जो रचनाएं हैं वह आम आदमी के ऊपर है। उनके सरोकारों की उपस्थिति है। वह यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार थे। जो यशपाल थे वो यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार भी थे। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। वो सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ भी लिखते थे। उनकी कहानी के जो संग्रह में ज्ञानदान, तर्क का तूफान इत्यादि बहुत ही ज्यादा उल्लेखनीय है। उनका उपन्यास झूठा सच भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। मतलब कि झूठा सच जो उनका उपन्यास है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता में से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसे ही परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। यशपाल ने लखनवी अंदाज एक व्यंग साबित करने के लिए लिखी थी और वो व्यंग था कि जो लेखन है कहानी वो बिना कथ्य के नहीं लिखी जा सकती, पर इस रचना को स्वतंत्र रचना के रूप में भी पढ़ा जा सकता है। यशपाल ने लखनवी अंदाज एक पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हुए लिखी है। पतनशील सामंती वर्ग मतलब ऐसे लोग जो मुखौटावादी जीवन जी रहे होते हैं। पाठ को पढ़ना आरंभ करते हैं। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में पुकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। तो लेखक यहाँ पे लिख रहे हैं कि मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चलने वाली होती है और आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगता है। तो बोलते हैं जो सेकंड क्लास है उसमें आराम से बैठ के जाने के लिए पैसे ज़्यादा लगते हैं, उसकी टिकट लेने के लिए पैसे ज़्यादा लगते हैं। दूर तो उनको जाना नहीं था, भीड़ से उनको बचना था, एकांत चाहिए था क्योंकि उन्हें नई कहानी के बारे में सोचना था, इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास की ही टिकट ले ली। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था।
तो गाड़ी छूटने वाली थी, ट्रेन छूटने वाली थी। तो जो लेखक थे वो फटाफट से सेकंड क्लास के डिब्बे में जाकर चढ़ गए। उन्हें ऐसा लगा कि ट्रेन के अंदर कोई नहीं है, पर अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। डिब्बे में और कोई भी था। एक बर्थ पर लखनऊ के नवाबी नस्ल के एक सफेदपोश सज्जन बहुत सुविधा से पाथली मारे बैठे थे। तो लेखक देखते हैं कि वहां पे एक लखनऊ के नवाबी नस्ल के एक सफेदपोश सज्जन है, मतलब ऐसे सज्जन जिन्होंने सफेद रंग के कपड़े पहन रखे हैं, वो एक नवाब है, वो वहां पे पाथली मारे हुए बैठे हुए हैं। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। तो लेखक देखते हैं कि सामने वाली सीट है, वहां पे दो खीरे लिखे हुए हैं तौलिए के ऊपर, और डिब्बा में अचानक से आ जाने की वजह से जो नवाब साहब हैं उनकी आंखों के अंदर एकांत में खलन दिख रहा है ना, चिंतन में विघ्न दिख रहा है, असंतोष दिखाई दे रहा है उनकी आंखों में। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूद की चिंता में हो, या खीरे जैसी अप्रदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। तो लेखक सोचते हैं या तो यहाँ पे ये भी कोई कहानी के बारे में सोचने के लिए आए हैं, या फिर खीरे जैसी जो अपदार्थ वस्तु है ना, वो खा रहे हैं, उनका जो शौक ले रहे हैं नवाब साहब जो लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो लेने वाले हैं, वो कोई देख ना ले, इसके डर से वो इस सेकंड क्लास की ट्रेन में बैठे हैं। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान से आंखें चुरा ली। तो जो नवाब साहब थे है ना, उन्होंने उनसे मतलब बात नहीं करी, उनकी तरफ कुछ देखा वगैरह नहीं, वो अपने आप में ही थे मस्त, है ना। तो लेखक ने भी क्या करा, आत्मसम्मान के लिए आगे वाली जो सीट होती है उस पर जाके, उनके सामने वाली जो सीट होती है उस पर जाके बैठ जाता है और आत्मसम्मान से अपनी आंखें कहीं और चुरा लेते हैं। खाली बैठे कल्पना करने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान से किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो, और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफेदापोश उन्हें मंजिल दर्ज में सफर करता देखे। तो लेखक खाली बैठे हुए थे, तो उनकी आदत थी खाली बैठे बैठे सोचने की, कल्पना करने की। तो नवाब साहब को देखकर जो लेखक है वो सोचते हैं कि नवाब साहब बहुत ही ज्यादा मतलब असंकोच कर रहे हैं, असुविधा में लग रहे हैं। तो वो सोचते हैं शायद नवाब साहब बिल्कुल अकेले यात्रा करने की सोच रहे होंगे, तभी उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट लिया, है ना। या फिर वो किसी को दिखाना नहीं चाहते थे कि कोई सेकंड क्लास की ट्रेन के अंदर बैठा हो, या फिर कोई ट्रेन के अंदर सफर कर रहा है, वो देखना नहीं चाहते होंगे। मतलब कि नवाब साहब चाहते होंगे कोई सफेदापोश, यानी कि उन्होंने जो सफेद ड्रेस पहनी होती है ना, उन्हें मंजिल दर्शन में सफर करता देख ले। वो ये नहीं चाहते होंगे कि कोई उन्हें सेकंड क्लास की ट्रेन में सफर करते हुए देखे। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, और अब किसी सफेदपोश के सामने खीरा कैसे खाएंगे। तो लेखक बोल रहे हैं कि शायद अकेले सफर करें इसलिए उन्होंने खीरे खरीदे होंगे, और अब किसी के सामने बैठ के वो खीरा कैसे खाएंगे। हम खनकियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। खनकियों का मतलब छुपके से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते थे। तो नवाब साहब थे वो खिड़की के बाहर देख के नजारे देख रहे थे। ओहो, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। तो अचानक से जो नवाब साहब हैं उनकी तरफ देख के ओहो बोलते हैं, और उन्हें आदाब करते हैं और बोलते हैं कि आप खीरे का शौक फरमाएंगे, मतलब आप खीरे खाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भाप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मालूमी लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाए। तो लेखक को ये थोड़ा सही नहीं लगता। वो देखता कि नवाब साहब ने अचानक से उससे पूछा, भाव परिवर्तन करके पूछा, तो उन्हें थोड़ा ठीक नहीं लगा। उन्होंने भाप लिया था लेखक ने कि जो नवाब साहब हैं वो शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए मतलब अपने आप को नवाबी दिखाने के लिए उनसे पूछ रहे हैं, मामूली लोगों की कैटेगरी में उनको लाके उनसे पूछ रहे हैं
तो जो लेखक थे उन्होंने भी आत्मसम्मान से उनको बोला शुक्रिया, किबला शौक फरमाए, आप ही खाएं, हमें नहीं खाना, वैसे बोलते हैं। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरे के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोदकर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फाकों को करीने से तौलिए पर सजाने लगे। फिर नवाब साहब ने एक और बार खिड़की की तरफ देखा, फिर निश्चय करा कि अब वो खीरा काटेंगे। तो वो खीरा तौलिए से नीचे उतारते हैं, तौलिए को अच्छे से झाड़ते हैं, फिर वापस से बिछा लेते हैं अपने सामने। फिर तौलिए से एक बार उसको साफ कर लेते हैं, लोटा निकालते हैं वो नीचे से पानी से भरा हुआ, और लोटे से खीरे को खिड़की से बाहर निकाल के धोते हैं, फिर तौलिए से पोंछते हैं। फिर उनके जो खीरे के सिर होते हैं, ऊपर का जो हिस्सा होता है, पल्प होता है, उसे काट लेते हैं। फिर उसके बाद में खीरे को अच्छे से रगड़ते हैं ताकि उसका जो झाग है वो सब निकल जाए। फिर उसको अच्छे से काटते हुए तौलिए के ऊपर सजा के रखते हैं। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। तो लखनऊ के स्टेशन पे जो खीरा बेचने वाले लोग होते हैं वो खीरे का इस्तेमाल अच्छे तरीके से जानते हैं। तो वो ग्राहक को है ना जीरा और नमक मिला कर पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया उनको दे देते थे, है ना। तो नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सूखी भुरक दी। तो नवाब साहब ने क्या करा, अपने खीरों के ऊपर जो जीरा मिला नमक था और जो लाल मिर्च थी उनको अच्छे से छिड़क दिया। उनके प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से पल्लवित हो रहा था। तो लेखक सोचते हैं उन्होंने भाप लिया था कि नवाब साहब ने इतने करीने से खीरे को काटा, उसके ऊपर नमक मिर्च लगाया, काटते काटते वो जरूर ये सोच रहे होंगे कि खीरे का स्वाद कैसा होगा। वो खीरे के स्वाद का आनंद ले रहे होंगे, सोच रहे होंगे वो मन के अंदर। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल से अपनी असलियत पर उतर आए हैं। तो लेखक वापस उनको चुराई हुई नजरों से देखते हैं और फिर सोचते हैं कि लगता है ये बहुत ज्यादा रईस है, बहुत ज्यादा अमीर है, लेकिन लोगों की नजरों से बचने के लिए आम आदमियों जैसा बर्ताव कर रहे हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। भला शौक कीजिए, लखनऊ का बलाम खीरा है। नवाब साहब वापस से लेखक की तरफ देखते हैं और बोलते हैं एक बार फिर से कि शौक फरमाइए, खीरा खाइए, लखनऊ का खास खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फाके देकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मेधा भी जरा कमजोर है, किबला शौक फरमाए। तो क्या होता है, जो लेखक होता है उसने उनके मुंह में पानी बहुत आ रहा होता है खीरों को देख के, नमक मिर्ची छिड़के खीरों को देख के, और उन्होंने पहले मना कर दिया था। तो अपने आत्मसम्मान के लिए, अपनी रेपुटेशन के लिए उन्होंने क्या करा, मना कर दिया, बोला नहीं अभी हमारा मन नहीं है, हाजा भी थोड़ा कमजोर है, आप ही खाएं। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाकों की ओर देखा। तो नवाब साहब ने है ना सतृष्ण आंखों से नमक मिर्ची की संयोग से चमकती खीरे की फाकों की ओर देखा। उन्होंने देखा खीरे को, ठीक है, फिर उसके बाद में उसको सूंघा, है ना, मतलब अच्छे से उसको देखा, उसकी जो खीरे की जो सजावट थी उसको देखा, सब कुछ देखा, है ना। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, खीरे की एक फाक उठाकर होठों तक ले गए। तो उन्होंने क्या करा, खिड़की की ओर देखा, फिर खीरे की एक फाक उठाया, अपने होठों तक ले गए, है ना। फिर स्वाद के आनंद से पलके मूंद गई, मुंह में भर आई पानी की घूंट गले में से उतर गया। नवाब साहब ने फाक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। तो खीरे की आराम से खुशबू सूंघ के उसके स्वाद का आनंद लेते हुए
मतलब सूंघ के ही आनंद ले रहे थे उसके स्वाद का। ठीक है, फिर जो मुंह में पानी आया था उस खीर को देख के उसको घूट लिया उन्होंने और उस खीर को खिड़की से बाहर फेंक दिया। नवाब साहब खीरे की फाक को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। तो नवाब साहब ने क्या करा, एक एक करके खीरे को अपने नाक के पास लाए, उसको सूंघा और फिर खिड़की से बाहर फेंक दिया, एक एक करके सारी खीरों को। नवाब साहब ने खीरे की सब फाकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए और गब से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब ने एक एक करके सारे खीरे फेंक दिए, फिर तौलिए से अपना हाथ पोंछा, होठ पोंछे, फिर गर्व से लेखक की तरफ देख रहे हैं, मानो सोच रहे हो कि ये होता है खानदानी रईसों का तरीका, जो अमीर लोगों का तरीका होता है ना, ये होता है, ऐसा सोच रहे हो, ऐसा आंखों में उनके दिख रहा था लेखक को। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा, यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। तो नवाब साहब खीरे को काट के बहुत थक गए थे तो वो लेट जाते हैं, है ना। तो जो लेखक था उसे तस्लीम से सिर खम कर लेना पड़ा, उनको अपनी जो सर की डायरेक्शन है वो चेंज करनी पड़ी, है ना, डायरेक्शन चेंज करनी पड़ी सम्मान से। उन्होंने सम्मान से, जो लेखक थे उन्होंने सम्मान से अपनी जो मुंह की डायरेक्शन है वो चेंज कर ली और दूसरी तरफ देखने लगे और सोच रहे थे कि ये है खानदानी तहजीब, ये है खानदानी लोगों का तरीका, नफासत और नजाकत। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है। तो लेखक गौर करे तो बोला कि खीरे को इस तरह से काटना, इस तरह से इस्तेमाल करना, उसका सुगंध लेना, उसका स्वाद की कल्पना करना, से जो संतुष्ट होने का सुसूक्ष्म है, मतलब संतुष्ट होने की जो तरीका है ना, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर खा सकते हैं, उसको एब्स्ट्रैक्ट तरीके जरूर बोल सकते हैं, नफीस तरीका जरूर बोल सकते हैं, परंतु क्या इस तरीके से उदर की प्राप्ति हो सकती है। लेखक बोलते हैं क्या इस तरीके से उदर की जो प्राप्ति है वो हो सकती है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है सूक्ष्म, जिसका भौतिक अस्तित्व ना हो, अमूर्त मतलब कि नकली, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता ना, उसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट तरीका। नवाब साहब की ओर से भरपेट के उच्च डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद, मदे पर बोझ डाल देता है। नवाब साहब फिर एक डकार लेते हैं, मानो उनका पेट भर गया और उनकी तरफ देखते हैं और मानो कह रहे हैं, देखकर कह रहे हैं कि खीरा होता तो लजीज है लेकिन होता है शकील, यानी मामूली सा होता है, वो नवाबों की शान नहीं बढ़ाता। वैसा बोल रहे होते हैं लेखक को देखकर। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। तो ज्ञान चक्षु खुल गए, सब कुछ खुल गया, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। तो उन्होंने देखा कि ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार घटनाओं पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। तो लेखक बोल रहे होते हैं जब खीर को काट कर उसका सुगंध लेकर उसके स्वाद की कल्पना करने से ही पेट भर जाती है और डकार आ जाती है, तो बिना सोच विचार के, बिना घटना के, बिना पात्र के, लेखक के सोचने से ही कहानी क्यों नहीं बन सकती। तो इधर लेखक ने पतंजलि सामंती पर कटाक्ष किया है, मुकुटावती जीवन के ऊपर कटाक्ष किया है। उन्होंने बताया है कि अगर खीरा काटने से और उसकी सुगंध लेने के मात्र से ही पेट भर जाता है, डकार आ सकती है, तो फिर बिना सोचे समझे, बिना पात्र के, बिना घटना की नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। तो ये है इस पूरे पाठ में, ये पाठ बहुत ज़्यादा आवश्यक है, इस पाठ को अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद।